नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे मथुरा की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज मथुरा दौरा है। बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज मथुरा पहुंच रहे हैं। मथुरा पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी और राज्यपाल ने स्वागत उनका किया है। मथुरा के वृंदावन जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। कृष्ण कुटीर की वृद्ध महिलाओं से मुलाकात करेंगे। विधवा महिलाओं से मुलाकात कर उनका हाल जानेंगे। तस्वीरें तब की हैं जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे और फिर उनका स्वागत भी किया गया। आपको बता दें कि कृष्णा कुटीर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और वहां वो वृद्ध महिलाओं से मुलाकात भी करेंगे। बांके बिहारी के दर्शन भी करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। बतौर राष्ट्रपति हम कह सकते हैं कि ये उनका अंतिम दौरा होगा। उनका कार्यकाल जल्द ही समाप्त होने वाला है और इसके पहले वो कृष्णा कुटीर पहुंचेंगे, जहां वृद्ध महिलाओं से मुलाकात करेंगे। आज जब मथुरा पहुंचे तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका आत्मीय स्वागत किया, मंथन किया। कृष्ण कुटीर की वृद्ध महिलाओं से भी आज राष्ट्रपति की मुलाकात होने जा रही है। मथुरा में है आज देश के महामहिम। तो मथुरा से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया है। आज मथुरा पहुंचे हुए हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अपने दौरे के तहत मथुरा के वृंदावन जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके बाद कृष्ण कुटीर का एक कार्यक्रम है, जहां वृद्ध महिलाओं से उनकी मुलाकात होगी, उनका हालचाल जानेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। वृंदावन पहुंचेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मथुरा पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मथुरा पहुंचे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। सीएम योगी और राज्यपाल ने उनका स्वागत किया है और वृंदावन के बाद कृष्ण कुटीर भी जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जहां वृद्ध महिलाओं से उनकी मुलाकात होगी, उनका हालचाल जानते हुए नजर आएंगे राष्ट्रपति। तो देश के महामहिम आज यूपी के मथुरा में हैं। यूपी के मथुरा पहुंचे हैं राष्ट्रपति और बतौर राष्ट्रपति आपको एक बार फिर बता दें, उनका ये आखिरी दौरा हो सकता है बतौर राष्ट्रपति मथुरा का। उनका कार्यकाल जल्दी समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इसके पहले वृंदावन पहुंचेंगे आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके बाद कृष्ण कुटीर भी जाने का उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां वृद्ध महिलाओं से भी वो मुलाकात करेंगे। और बीते दिनों भी उत्तर प्रदेश के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे हुए थे, जहां कानपुर देहात का उन्होंने दौरा किया था। अपने गृह ग्राम भी वो पहुंचे थे, जहां का हालचाल उन्होंने जाना था और इस दौरान भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद थे। आज भी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने दौरे के तहत मथुरा पहुंचे, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, राज्यपाल ने उनका आत्मीय स्वागत किया, उनका अभिवादन किया उत्तर प्रदेश की इस भूमि पर। और आज वृंदावन जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। इसके बाद महामहिम कृष्ण कुटीर रवाना हो जाएंगे, जहां वृद्ध महिलाओं से उनकी मुलाकात होगी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उनसे मिलकर उनका हालचाल भी जानेंगे। बढ़ते आगे और बात करेंगे दिल्ली की, जहां से बड़ी खबर है। आज यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे यशवंत सिन्हा। नामांकन में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे और नामांकन से पहले 11:30 बजे विपक्षी दलों की बड़ी बैठक है। शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे यशवंत सिन्हा। और विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा, जिनका आज नामांकन होने जा रहा है। नामांकन से पहले विपक्षी पार्टियों की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे पार्लियामेंट एनेक्सी में बैठक बुलाई गई है। उसके बाद उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नामांकन करेंगे और अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। और यशवंत सिन्हा को राजनीति का लंबा अनुभव है। विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। राजनीति का एक लंबा अनुभव रखते हैं। 1986 में जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन की थी। और सीधा रुक करेंगे हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आज विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन होने जा रहा है। इसके पहले क्या कुछ तैयारियां की गई हैं विपक्षी पार्टियों की ओर से? बताया जा रहा है कि एक पहले बड़ी बैठक भी बुलाई गई है। देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट एनेक्सी में ये बैठक जो है विपक्षी पार्टी की होती हुई नजर आएगी। और फिर 12 बजे आज जो राज्यसभा है, वहां पर तमाम जो विपक्षी पार्टी के बड़े नेता है वो एकजुट होते हुए नजर आएंगे। और 12:15 बजे के आसपास जो यशवंत सिन्हा, जो कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, वो अपना नामांकन जो है भरते हुए नजर आएंगे। नामांकन भरने के बाद सीधा जो गांधी स्टैच्यू है वहां पर जो है यशवंत सिन्हा जो है जाते हुए नजर आएंगे। फिर अंबेडकर प्रतिमा पर यशवंत सिन्हा जाते हुए नजर आएंगे। और लगभग 1:15 बजे के आसपास विजय चौक पर यशवंत सिन्हा और जो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आज रखी गई है। ऐसे में आज 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, माफ कीजिएगा, जो बैठक होने वाली है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किस तरीके से नंबर जो है वो विपक्षी पार्टियां क्या अपने खेमे में जो है जुटा सकती हैं, उसको लेकर रणनीति कहीं ना कहीं जो है 11:30 बजे तमाम जो विपक्षी पार्टी के बड़े नेता हैं
वो आज बनाते हुए नजर आएंगे। और उसमें ये भी डिसाइड किया जाएगा कि जब यशवंत सिन्हा अपना नामांकन भरते हुए नजर आएंगे तो उस समय उनके साथ में कौन कौन वहां पर देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल स्पर्श, और बड़ी बैठक होगी, नामांकन हुआ, इसके बाद एक खबर यह भी है स्पर्श की शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित किया गया जब यशवंत सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन कौन सी अहम बातें या बिंदु हो सकते हैं उनकी ओर से? देखिए, दो प्रेस कॉन्फ्रेंस है। एक 1:15 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है विजय चौक पे, और दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यशवंत सिन्हा है वो खुद की सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई नजर आएगी। ऐसे में यशवंत सिन्हा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं विजन जो है वो बताते हुए नजर आएंगे। किस तरीके से अगर उन्हें मौका दिया जाता है तो वो अपना जो आगे आने वाले समय में कार्यक्रम है या फिर कहें कि जो राष्ट्रपति पद है वो किस तरीके से चलाते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा वो अपील जरूर करेंगे तमाम जो वोटर्स, क्योंकि इसमें विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, तो उसमें अपील भी की जाएगी किस तरीके से वो जो है एक जो अच्छे नेता है और वो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति पद के लिए जो है पूरी तरीके से फिट भी है। ये अपील भी जो है यशवंत सिन्हा की तरफ से शाम को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसमें की जाएगी। बिल्कुल, इस पर जिस तरह से एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को बतौर उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए चुनावी मैदान में उतारा, एक बड़ी नेता मानी जाती हैं, ओडिशा से ताल्लुकात रखती है, साथ ही आदिवासी कार्ड एक बार खेलने की कोशिश एनडीए ने की है, ऐसा विपक्ष आरोप लगा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो यशवंत सिन्हा का अपना एक तगड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है, 24 सालों तक प्रशासनिक सेवा भी कर चुके हैं। ऐसे में दोनों ही प्रतिद्वंदियों को अगर हम देखें राष्ट्रपति के लिए तो क्या चुनौतियां दोनों की तरफ से ही होंगी, खासकर तब जब विपक्षी खेमे के भी कुछ जो बड़े नेता हैं, अगर हम मायावती की बात करें, झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की बात करें, तो वो भी द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। देखिए, नंबर गेम की जहां तक अगर हम बात करते हैं तो नंबर गेम में कहीं ना कहीं एनडीए की जो कैंडिडेट है द्रौपदी मुर्मू वो आगे निकलती हुई जो है नजर आती है, क्योंकि ज्यादातर राज्यों में सरकार भी एनडीए यानी बीजेपी की देखने को मिलती हुई नजर आती है, और उसके साथ साथ जो सांसद हैं वो भी बीजेपी के पास जो है ज्यादा मौजूद है। ऐसे में एक मास्टर कार्ड कहीं ना कहीं बीजेपी एनडीए की तरफ से खेला गया कि एक तो महिला उम्मीदवार हो जाती है द्रौपदी मुर्मू, और उसके साथ साथ जो आदिवासी समाज से चूंकि वो ताल्लुक रखती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ये कहते हैं कि समाज का जो पिछड़े से पिछड़ा तबका है उसको किस तरीके से मेन स्ट्रीम धारा में लेकर आया जाए, इसलिए ये मास्टर स्ट्रोक है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो एनडीए के साथ नहीं नजर आते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मायावती की बात की जाए या फिर झारखंड की बात की जाए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात की जाए, ये कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक, और इसकी चुनौती अब किस तरीके से यशवंत सिन्हा आप पार करते हुए नजर आ सकते हैं, इसी को लेकर आज जो है यशवंत सिन्हा अपना विजन कहीं ना कहीं जो शाम को उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें रखते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक नंबर गेम जो समझ आ रहा है उसमें द्रौपदी मुर्मू कहीं ना कहीं एक कदम आगे यशवंत सिन्हा से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल स्पर्श, नंबर गेम की जहां तक बात करें तो ये बात निश्चित तौर पर किसी से छिपी नहीं कि एनडी के पास इस वक्त नंबर जाता है, और ऐसे में इस चुनौती को कैसे पार करेंगे यशवंत सिन्हा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया स्पर्श आपका हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते आगे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम अब सबके सामने हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को हरा दिया है, तो वहीं रामपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आसिम राजा को पटखनी दी है। रामपुर में मतगणना के दौरान पहले आसिम राजा ने बढ़त बनाई, फिर मुकाबला कांटे का होने लगा और आखिर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी ने जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को अपने ही गढ़ में शिकस्त खानी पड़ी। आसिम राजा रामपुर में बीते 10 सालों से समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। घनश्याम सिंह लोधी भी फरवरी से समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने उनको लोकसभा के चुनावी मैदान में उतार दिया। वो पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जबकि आसिम राजा का ये पहला बड़ा चुनाव था। रामपुर में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। भगवा पार्टी ने आजम खान के गढ़ में समाजवादी पार्टी को पटखनी दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी को 3,66,457 मत मिले हैं, और इसके इतर अगर हम बात करें तो सपा प्रत्याशी आसिम रजा को कुल 3,24,782 वोट मिले हैं। इसमें एक नाम जो काफी अहम है, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ का, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए 2019 में भी अपनी दावेदारी पेश की थी। पार्टी ने उन पर भरोसा जताया था, लेकिन उस दौरान वो चूक गए थे और उसके बाद से लगातार जमीनी स्तर पर वो काम कर रहे थे। लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद नहीं किया, और उनके जो काम है उसी का प्रभाव पार्टी बता रही है कि इस चुनाव में देखने को मिला। और इस बार भी जब निरहुआ पर दांव खेला गया तो ये दांव कहीं ना कहीं चल पड़ा, और
सपा के गढ़ में कमल खिलता हुआ दिखा है। वोटर्स का खेल हुआ, अखिलेश यादव फेल हुए। वहीं आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपना परचम लहरा दिया। आजमगढ़ से बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव जीत गए। सपा के धर्मेंद्र यादव 7,000 वोटों से हार गए। धर्मेंद्र यादव जो कि अखिलेश यादव के भाई हैं, 7,000 वोटों से हार गए। और दिनेश लाल निरहुआ भोजपुरी सुपरस्टार हैं जो 3,12,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं। वहीं सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 3,04,000 वोट मिले। बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली 2.5 लाख वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे। आजमगढ़ में जब नतीजे आने शुरू हुए तो बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर दिखाई दी। सपा कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव ने निरहुआ को कड़ी टक्कर दी, लेकिन आखिरी राउंड की मतगणना आते आते निरहुआ ने करीब 7,000 वोटों से बाजी मार ली। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से अखिलेश यादव करीब 60% वोट प्रतिशत पर अपना कब्जा जमा चुके थे। ऐसे में यह चुनाव सपा के लिए चिंता का विषय था, जबकि पिछले चुनाव में निरहुआ को केवल 35% वोट मिले थे और इस बार उन्होंने चुनाव जीता था। अखिलेश यादव चुनाव जीते थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुआ तब इस वजह से उन्होंने अपनी लोकसभा सीट छोड़ दी और विधानसभा चुनाव में उतरे और जीते भी, लेकिन यहीं से निरहुआ अब जीते हैं। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों की जीत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी ने कहा कि यह डबल इंजन वाली सरकार का डबल जीत है, जो भी लोकसभा चुनाव की 2024 के लिए एक संदेश है। उन्होंने कहा कि पहले विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत, फिर विधान परिषद चुनाव और अब उपचुनाव में जीत डबल इंजन की सरकार के सुशासन पर जनता की मुहर है। पार्टी की घोषित नीति रही है कि हमने सबका साथ भी लिया, सबका विकास भी किया, सबका साथ और सबके विकास के माध्यम से सबके विश्वास को अर्जित भी किया। ये जनादेश उस विश्वास का प्रतीक है और सबके प्रयास से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को देश के समृद्धतम राज्यों में स्थापित करेंगे। यह जो संकल्प और जो विजन प्रधानमंत्री मोदी जी का है, उस पर जनता जनार्दन की ये मोहर है। आज के इस चुनाव ने एक बार फिर से प्रदेश के दंभी, नकारात्मक सोच और अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियों के लिए कुख्यात ताकतों को, उन परिवारवादी ताकतों को एक बार फिर से स्पष्ट संदेश जनता जनार्दन ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का एक अभियान है और जनता जनार्दन के आशीर्वाद ने इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन होने जा रहा है। आज जिला मुख्यालयों पर धरना देगी कांग्रेस। अग्निपथ योजना वापस लेने के लिए कांग्रेस का यह प्रदर्शन होगा। देश की हर विधानसभा में कांग्रेस का धरना होगा। अग्निपथ को लेकर यूपी उत्तराखंड में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस सोमवार को यूपी के सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से जो तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो असंतुष्ट हैं वो आंदोलनरत हैं, वहीं आपको बता दें कांग्रेस भी आज प्रदर्शन करने जा रही है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही जगहों पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन देखने को मिलेगा विधानसभा क्षेत्रों में। और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की राजधानियों में किस तरह का इस वक्त मंजर देखने को मिल रहा है कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर जान लेते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी तौकीर किदवई जुड़े हैं, वहीं देहरादून से जुड़े हैं अजीत कांबोज। सबसे पहले हम लखनऊ का रुख करेंगे। तौकीर, कांग्रेस आज एक बड़े प्रदर्शन को अंजाम देने की तैयारी में है, उनकी ये तैयारी कितनी मुकम्मल दिखती है, खासकर ऐसे वक्त जब एक तरफ केंद्र सरकार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनके जो तमाम सेना प्रमुख थे उन्होंने कहा था कि अग्निपथ योजना में कोई भी ऐसे बिंदु नहीं है जिससे अभ्यर्थियों का नुकसान हो, लेकिन कांग्रेस ऐसे तमाम अभ्यर्थियों का साथ निभाने की बात कह रही है। तौकीर, जो इस पूरी योजना से असंतुष्ट हैं, तस्वीरें भी दिखाएं किस तरह का प्रदर्शन की तैयारी कांग्रेस ने यहां पर कर रखी है। देखिए, आशंका तो बनी हुई है। फिलहाल इस देखते हुए माना जा रहा है कि जो अग्निवीर परीक्षा में जो लोग जो सेना में जाना चाहते थे, खासकर वो अग्निवीर का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
इसी के चलते वो प्रदर्शन भी लगा जगह जगह देखने को मिला, पूरे हिंदुस्तान में खासकर देखने को मिला। चाहे वो बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, कई ऐसे राज्य थे जहां पर भारी संख्या में ये जो सेना में भर्ती के लिए जो अभ्यर्थी थे वो सड़कों पर उतरे थे। उत्तर प्रदेश में देखिए, अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस फिलहाल राहुल गांधी के इशू पे, या यूं कहें कि हेराल्ड मामले के बाद सारे कांग्रेसी जो बड़े चेहरे थे वो दिल्ली पहुंच गए थे। इसी वजह से वो कुछ बहुत बड़े प्रदर्शन की जो तस्वीरें थी वो कांग्रेस की तरफ से सामने नहीं आई थी। लेकिन अगर आज बात करें तो अब थोड़ी सी राहत जब मिली है राहुल गांधी को, उसके बाद कांग्रेस को लगता है कि बड़ा मुद्दा था, इसी के चलते उसने उसे बुलाने की भी कोशिश की है। फिलहाल आज ये प्रदर्शन है और सत्याग्रह की बात की गई है। बात की गई थी कि पहले जो गांधी प्रतिमा है यहाँ पर जो कांग्रेसी होंगे वो आएंगे, लेकिन ये माना जा रहा है, इसी के चलते यहाँ पर पुलिस फोर्स भी बढ़ाई गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो पुलिस है उसकी तादाद बढ़ा दी गई थी। गिरफ्तारी कराने के लिए जो वाहन है उन्हें खड़ा कर दिया गया था। लेकिन अब ये प्रतीत हो रहा है, क्योंकि 11 बजने वाले हैं, ऐसे में अभी तक किसी भी कांग्रेसी का यहाँ पर ना पहुंचना ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं पुलिस को चकमा दिया गया है और वो किसी और अन्य स्थल पर अब ये प्रदर्शन होगा, इसकी जल्दी जानकारी भी होगी। लेकिन ये भी माना जा रहा था कि जो हर विधानसभा वार इनको प्रदर्शन करना था, हर विधानसभा वार सत्याग्रह की बात की गई थी, वो कहीं सेंट्रलाइज हो गया है। जगहें जरूर बदली है, लेकिन कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो आज देखने को जरूर मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल तौकीर, तो कहीं ना कहीं रणनीति कांग्रेस ने बदली है लखनऊ में, ऐसा नजर आ रहा है फिलहाल की तस्वीरों के जरिए। हम रुक कर लेंगे राजधानी देहरादून का, अजीत से हम जान लेते हैं। अजीत, देहरादून में कांग्रेस की इस पूरे प्रदर्शन को लेकर क्या तैयारी है? बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो सैनिक बहुल प्रदेश है उत्तराखंड, और अग्निपथ योजना सार्वजनिक होने के बाद से लगातार इस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन बड़े प्रदर्शन या सीधे तौर पर कहें उन अभ्यर्थियों की बात जो असंतुष्ट है पूरी योजना को लेकर, उनकी तरफ से कोई बड़ा प्रदर्शन उत्तराखंड में अब तक नहीं हुआ है। शुरुआती 1 या 2 दिन जरूर युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, उसके बाद से केवल कांग्रेस या अन्य जो राजनीतिक दल हैं जो सरकार की योजना के खिलाफ माहौल बना रहे हैं वो जरूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश भर में उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह आंदोलन का ऐलान किया गया है। समय सुबह 10 बजे का जरूर रखा गया था, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश में लगातार कई इलाकों में बरसात जारी है, जिसके चलते उम्मीद है कि जो ये सत्याग्रह आंदोलन है ये देरी से शुरू होगा और 11 साढ़े 11 बजे के करीब ये कांग्रेसी जो नेता हैं वो एकत्रित होना शुरू करेंगे। हालांकि उत्तराखंड प्रदेश में अग्निवीर योजना को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सैनिकों के साथ सीधा संवाद किया था, उनसे जानने की कोशिश की थी कि अग्निपथ योजना में क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और सभी ने अपने सुझाव दिए थे जिनको मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र सरकार के सामने भी प्रस्तुत किया गया है। ऐसे उम्मीद यही है कि अब जब खुद कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर उतरने लगी है और अब से कुछ ही देर बाद 11 साढ़े 11 बजे के करीब जब कांग्रेसी नेता एकजुट होंगे तो उत्तराखंड प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की तरफ से जो सत्याग्रह आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है वो विधानसभा वार तय की गई है। प्रत्येक विधानसभा में जो भी संभावित प्रत्याशी जीते हैं या हारे हैं या जो बड़े नेता है उत्तराखंड कांग्रेस के, वो इस पूरे सत्याग्रह आंदोलन को लीड करते हुए नजर आएंगे। तो उम्मीद है कि अब से कुछ ही देर बाद 11 बजे के बाद ये नेता एकत्रित होने शुरू होंगे। हालांकि बरसात का मौसम जरूर खलल डाल सकता है सत्याग्रह आंदोलन पर, लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस ने तैयारी पूरी की है अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए, और इसके लिए प्रदेश भर में उत्तराखंड कांग्रेस की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अजीत, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ। तौकीर, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे और बात करेंगे नैनीताल की, जहां तेज बारिश का कहर जारी है। नैनीताल मोटर मार्ग पर हनुमानगढ़ी के पास मलबा आ गया है। मलबा आने से सड़कें बंद हो गई हैं, गाड़ियों का लंबा जाम लग गया है। मौके पर अभी तक विभाग का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पर्यटकों को काफी परेशानियां हो रही हैं। मलबा आने से जो मुख्य सड़कें हैं वो बंद हो गई। देखिए तस्वीरें भी सामने आई, बारिश का कहर नैनीताल में देखने को मिल रहा है और बारिश में बहकर जिस तरह से सड़क पर मलबा आ गया, इसे अभी तक हटाया नहीं जा सका है। और आलम यह है कि वाहनों की लंबी कतार लग गई है। बारिश के बीच वाहन फंस गए हैं, मलबे की वजह से आगे नहीं जा पा रहे हैं वाहन, और जब ये मलबा साफ होगा तभी जो यातायात है वो फिर से सुगम हो पाएगा। लेकिन अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विभाग का कोई भी अधिकारी कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंच पाया है मलबा हटाने के लिए। और स्थिति यह है कि जो बाहर से पर्यटक भी पहुंचे थे नैनीताल भ्रमण करने के लिए, उनके भी हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो एक रोमांच है उसमें कमी आ गई है, क्योंकि बारिश में फंस गए हैं। मलबे की वजह से जो गाड़ी है वो आगे नहीं जा पा रही है। ऐसे में जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण भी यहाँ पर बनी हुई है। स्थिति को अभी तक नियंत्रित नहीं किया जा सका है और मलबा अब तक बताया जा रहा है सड़क पर है। पूरे उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 5 जिलों के लिए खास ऑरेंज अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। इनमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत में येलो अलर्ट है। पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो आकाशीय बिजली की संभावना बनी हुई है। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।
तो तस्वीरें भी सामने आई है। पूरे उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है और कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। क्या कुछ कहा है मौसम विभाग ने, जान लेते हैं हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, बारिश अब उत्तराखंड में अपने पूरे शबाब पर पहुंच चुकी है, लेकिन खासकर परेशानियों की जहां तक बात है तो बारिश अपने साथ कुछ जिले ऐसे जहां पर परेशानी भी लेकर आने वाली है। ऐसे कौन कौन से जिले हैं जिसे मौसम विभाग ने चिन्हांकित किया है और अगले कितने घंटों को लेकर अलर्ट विभाग की तरफ से जारी किया गया है? अजीत। बिल्कुल अमित, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो बीते रोज मौसम विभाग की तरफ से 3 दिनों का यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया था, जो 26 जून से लेकर 28 जून तक है। और उसके नतीजे भी सामने आने लगे हैं। देर शाम से ही उत्तराखंड प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में खासतौर पर तेज बरसात की घटनाएं सामने आने लगी है। और इन बरसात के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका था, जिसको खोलने की कोशिश एनएच की तरफ से लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग जो केदारनाथ धाम के लिए सीधे तौर पर जोड़ता है, उसकी अगर बात की जाए तो एक बोल्डर सीधे बस के अंदर आकर गिरा था, जिससे 2 यात्री भी घायल हुए हैं। तत्काल उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एडमिट किया गया था। इसके अलावा पिथौरागढ़ जनपद की अगर बात की जाए तो धारचूला को जोड़ने वाले कई जो सीमांत इलाके हैं, पैदल पगडंडी मार्ग है, उनके टूटने की खबरें आने लगी है। हालांकि अभी मानसून उत्तराखंड में दस्तक नहीं दे पाया है। ये बरसात जो हो रही है प्री मानसून बारिश है, जिस तरह की जानकारी मौसम निदेशक विक्रम सिंह की तरफ से दी गई है। और 1 से 2 दिन के भीतर जब मानसून उत्तराखंड में पूरी तरह से दस्तक दे देगा तो उसके बाद के क्या हालात होंगे, इसको लेकर लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से सभी जो जिला प्रशासन है उनको अलर्ट जारी किया गया है। और आज और कल के लिए यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है पहाड़ी जनपदों में और राजधानी देहरादून के जो पहाड़ी इलाके हैं, इसमें मसूरी की बात की जाए, चक्रौता की बात की जाए तो यहाँ को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है कि कोई भी अगर इन रास्तों पर आता जाता है तो पहले वो जो पुलिस प्रशासन है उससे यात्रा की स्थिति का जायजा ले ले। जिला प्रशासन के जो भी अलर्ट नोटिस आते हैं उनको भाली भांति चेक करने के बाद ही यात्रा पर निकले, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, भूस्खलन जैसी जो घटनाएं हैं वो बरसात के साथ तेज होना शुरू होंगी। तो ऐसे में किसी तरह का नुकसान ना हो, जानमाल का नुकसान ना हो, इसको लेकर लगातार जिला प्रशासन भी अलर्ट कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल अजीत, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए अजीत, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात सच साबित कर दिखाई है स्वाति सिंह ने। स्वाति जालौन के एक छोटे से गांव की रहने वाली हैं और हाल ही में उन्होंने लखनऊ में आयोजित हुई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। स्वाति स्टेट जीतने के बाद नेशनल जीतने का ख्वाब रखती हैं। कमाल की बात यह है कि स्वाति दिव्यांग है और बिना कोच और ट्रेनिंग के ही उन्होंने गोल्ड जीता है। स्वाति सिर्फ एक हाथ के अपने सहारे अपने सारे जरूरी काम करती हैं और उनका कहना है कि अगर जज्बा हो तो दिव्यांगता मायने नहीं रखती। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।